हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज अनामिका सिंह। कैसे हैं आप सभी? भाई आप सभी से प्रॉमिस किया था एग्जाम टाइम में क्विक रिवीजन करवाने का। मैं लेकर आई हूँ आज एक चैप्टर क्लास 10th का जिसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर को हम कम से कम समय में कैसे रिवाइज कर सकते हैं, तो वो मैं आज की क्लास में आप सभी को बताना चाहती हूँ। सेशन स्टार्ट करने के पहले सभी लोग सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर देंगे और इसे कर देंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि आपके सारे ही दोस्तों तक आज की क्लास की इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। बात कुछ ऐसी है कि मैग्नेट ब्रेन्स, यदि आप क्लास 7 से लेकर 12th में किसी भी क्लास में हैं, तो मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को देता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए इसी अच्छी सी बात से स्टार्ट करते हैं आज का ये क्विक रिवीजन, जिसका ये पार्ट 1 है। क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा था तो पॉसिबल नहीं था कि एक ही में ही सारी चीजें कवर हो जाएं। तो चलिए सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है, तो आपको पता ही है, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, जिसमें पार्ट 1 में मैं केवल परावर्तन के बारे में डिस्कशन करूंगी। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली चीज तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो प्रकाश के किसी चिकनी व पॉलिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना ही क्या कहलाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से आए और किसी चीज से टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यही होता है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा। हमने ये देखा, ये एक सरफेस है, यानी कि सतह है, जो कि इस वाले सेक्शन से कैसा है बेटा, तो ये यहाँ से है पॉलिश। तो हमने क्या देखा कि प्रकाश की किरण ऐसे आई, इससे टकराई और ये कैसे हो गई, रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित। तो ये जो यहाँ से आई है, इस किरण को हम आपतित किरण कहते हैं, और इससे टकराकर जो वापस चली गई उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि इनके बीच में ये क्या है, अभिलंब, जो कि इमेजिनरी होता है, इसे हम नॉर्मल परपेंडिकुलर भी कहते हैं। ठीक है, हमने क्या देखा कि इसने यहाँ पर कोण बनाया, इसने यहाँ पर परावर्तन कोण बनाया और इसने यहाँ पर आपतन कोण बनाया है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फटाफट से देखते हैं कि मैम इसके रूल्स यानी कि नियम क्या होते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट नियम होते हैं, बहुत सारे नहीं है, दो इंपॉर्टेंट नियम है। पहला नियम ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये जो आपतन कोण है ना, ये हमेशा होगा परावर्तन कोण के बराबर। यदि ये 30 होगा ना, तो ये भी 30 होगा। यदि ये 40 होगा ना, तो ये भी 40 होगा। क्लियर? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया जो लंब या अभिलंब है, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही पृष्ठ पर स्थित होते हैं, अर्थात समतलीय होते हैं। यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी किसमें होंगे, एक ही तल में, एक ही समतल में होते हैं। ये था प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम। आई होप कि आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई होगी। जल्दी जल्दी मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर छोड़ कुछ भी नहीं रही हूँ। बेटा प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, इसके दो इंपॉर्टेंट नियम मैंने आपको बता दिए। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे होंगे तो उसके पहले आपको क्विक रिवीजन करना है, तो जल्दी से इस वीडियो को ओपन कर लेना और फटाफट से रिवाइज कर लेना। आते ही अब इमेज यानी प्रतिबिंब की तरफ। भाई परावर्तन पढ़ेंगे, इमेज नहीं पढ़ेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज क्या होती है, वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु यानी कि जिस पॉइंट पर आकर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, इस बिंदु को प्रथम बिंदु का क्या बोलते हैं, इमेज यानी कि प्रतिबिंब कहते हैं। बेसिकली अगर हम देखें, इसमें जो प्रतिबिंब होगा वो दो प्रकार से बनता है। एक जो हमें एक्चुअल में दिखाई देगा कि अच्छा ये तो बन गया है, दैट मीन्स वो कैसी होगी, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। और एक कैसा होगा, बनता हुआ प्रतीत होगा, जिसे हम वर्चुअल इमेज कहेंगे, यानी कि वो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब होगा। क्या आप सभी को बात समझ में आई? रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। चलिए थोड़ा थोड़ा सा अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये जो मैम रियल इमेज है और वर्चुअल में क्या डिफरेंस होता है। जो एक्चुअल में हमारे आंखों के सामने हमें बनी हुई दिखे उसको तो हम रियल ही बोलेंगे, और जो हमें बनती हुई प्रतीत होगी उसे हम वर्चुअल बोलेंगे। तो जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, तो
तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का ही वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं। और वही वर्चुअल इमेज क्या होती है, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का क्या बोलते हैं, उस बिंदु वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। जैसे इधर देखिएगा, हमने क्या देखा, ये था ऑब्जेक्ट, है ना, प्रकाश की किरणें आई, दर्पण से इस प्रकार से टकराई और फिर टकराने के बाद उसने यहाँ पर एक इमेज हमें दी, भले ही उल्टी दी, वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, इमेज तो दी ना, जिसे हम एक्चुअल में देख पा रहे हैं, दैट मीन्स वो कैसी है, रियल इमेज है। और वही ये ऑब्जेक्ट है, ये इससे टकराया, यहाँ चला गया, ये ऐसे चला गया, तो ये दर्पण के इस पार बना है ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये होगा एक वर्चुअल इमेज यानी कि आभासी प्रतिबिंब। सो आपको समझ में आ गया ना, वास्तविक क्या होता है, आभासी क्या होता है, दोनों ही चीजें। चलिए अब आते हैं फटाफट से आगे। अब हम मिरर के बारे में फटाफट से डिस्कशन कर लेते हैं। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह है निकाय दर्पण कहलाता है और यह लगभग संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर लेता है। सो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल, यानी कि एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। क्या आप सभी को मेरी बात समझ में आई? भाई एग्जाम बिल्कुल पास में आ चुके हैं, कम समय में बिना इधर उधर की बात करे मैं केवल पॉइंट टू पॉइंट आकर आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। मैं इसके दो पार्ट्स लेकर आऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट है जहाँ पर जितनी पॉसिबल चीजें होंगी बेटा मैं वो कवर करूंगी। सो लाइक शेयर जरूर से जरूर करते चलिएगा और कमेंट सेक्शन में सेशन के बाद जरूर बताना ये पूरा क्लास के बाद कि सेशन आपको कैसा लगा। तो दो तरीके के दर्पण होते हैं, एक समतल होता है और एक गोलीय होता है। समतल दर्पण ध्यान से सुनिएगा, हम जो अपनी इमेज को मिरर के सामने देखते हैं वो प्लेन मिरर ही तो होता है, जहां पर हम अपनी एक्चुअल इमेज देखते हैं क्या नहीं, वो कैसी होती है, वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब होता है। तो आप वहां से इसे समझ सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, प्लेन यानी कि समतल होता है, उसी को हम समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के गुण कैसे होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। जैसा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, आभासी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि ये कैसी इमेज देता है भाई, तो ये इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज देता है। हम कभी अपनी फोटो मिरर में देखते हैं, है तो वो वर्चुअल, आभासी है। कभी हमारे ही जैसा कोई व्यक्ति हमारे सामने खड़ा हो सकता है क्या? ना जी ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और एक और चीज कि हमारी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट यानी कि सीधी। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। हम जो अपनी इमेज मिरर में देखते हैं, क्या हम छोटू सा देखते हैं अपने आप को, बहुत बड़ा देखते हैं? ना जी ना, हम क्या देखते हैं कि हमारा जो प्रतिबिंब है वो किसके आकार का है, हमारे ही आकार का, या जो इसमें इमेज बनती है वो वस्तु के आकार की ही होती है। तो ये क्या है भाई, समतल दर्पण। नेक्स्ट आते हैं इसी के बारे। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है और प्रतिबिंब में पार्श्व परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है। समतल दर्पण की फोकस दूरी भी अनंत होती है। इसी के साथ इसका यूज कहाँ पर होता है, तो इसका उपयोग चेहरा देखने में, जो कि हम करते ही हैं रेगुलर बेसिस पे। ये परिदर्शी व बहुरूप दर्शक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सो ये था भाई क्या, प्लेन मिरर, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, समतल दर्पण कहते हैं। कैसा होता है, कैसा दिखता है, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सारी चीजें मैम ने आपको बता दी। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर, यदि किसी कांच का जो खोखला गोला है उसको काट दिया जाए और उसके पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या फिर कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, स्फेरिकल मिरर कहलाता है। अर्थात ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी होती है, गोलीय, उसी को हम क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है, एक अवतल और एक उत्तल। कई सारे स्टूडेंट्स से क्या अगर डायरेक्टली पूछो ना कि भाई दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे बोलते हैं कि मैम दो ही तो प्रकार के होते हैं, एक अवतल होता है और एक उत्तल। नहीं, ऐसा नहीं है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल और एक गोलीय। गोलीय दर्पण होते हैं बेटा ये दो प्रकार के, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल, यानी एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है,
अब बात आती है कि मैम ये अवतल और उत्तल में क्या अंतर होता है, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, तो ये रहा परावर्तक पृष्ठ जो कि अंदर की ओर इस प्रकार से दबा हुआ है ना। अर्थात परावर्तन दबे पृष्ठ से होता है, तो इसी से तो होता है, प्रकाश की किरण आती है ऐसे हो जाती है, ऐसे आती है, कन्वर्ज हो जाती है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। प्रकाश की आपतित किरण सामान्यतया परावर्तन के पश्चात अपसारी हो जाती है, अतः यह अपसारी दर्पण भी कहलाता है। कौन सा दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहलाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब हम फटाफट से, है ना। और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो अवतल दर्पण होगा ना बेटा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये वाला सेक्शन इसका कैसा होगा, तो ध्यान से सुनना, ये होगा इस तरीके से बेटा पॉलिश। कैसा होगा, पॉलिश। प्रकाश की किरण इससे ऐसे आएगी, टकराएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, आएगी, टकराएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर की तरफ आते हैं। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ जो है भाई वो बाहर की ओर उभरा हुआ सा रहता है, तो ये कुछ ऐसा होता है। और पॉलिश पता है यहाँ अंदर के साइड आपको मिलेगी, है ना। अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, यानी इस सेक्शन से होता है। प्रकाश की किरण ऐसे आती है, ये डाइवर्ज हो जाती है, आती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण कहते हैं। सामान्यतया प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, अभिसारी। वो अपसारी हो रही थी, अभिसारी होगी, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। डन, चलिए तो ये हो गई इसकी बात, है ना। अब बात आती है कि मैम आपने हमें इतने कम समय में कितनी सारी चीजें बता दी हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हो कि ये जो गोलीय दर्पण होता है इसमें इमेज कैसे फ्रेम होती है, कैसे बनती है। तो हाँ जी मैम बिल्कुल बता सकती हैं आपको इस चीज़ के बारे में, बट उसके लिए ना आपको कुछ वर्ड्स को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। अब हाँ, एक चीज़ और, हमने यहाँ पे वर्ड्स का यूज किया है। लंबी लंबी डेफिनेशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो भाई इसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है, वहां जाना है आपको और वहां पर पूरा डिटेल में जाकर आप देख सकते हैं। मैंने इसका पूरा लाइव आकर भी ये पूरा पढ़ाया है, मैंने कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी अपलोड किया है, और ये मैं आपके सामने क्विक रिवीजन लेकर आई हूँ जो कि मात्र 15 मिनट का होगा, और 15 मिनट में हम पूरे रिफ्लेक्शन या परावर्तन वाले पार्ट को पढ़ लेंगे। अब ध्यान से सुनना, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इमेज बनाने के पहले हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि एक क्या है भाई, वक्रता केंद्र है जिसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। एक क्या है, तो एक है वक्रता त्रिज्या। एक क्या है, तो दर्पण का ध्रुव जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, पोल कहते हैं। और क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट है दर्पण का द्वारक, इसी के साथ प्रिंसिपल फोकस यानी मुख्य फोकस होता है। एंड सबसे लास्ट में क्या है भाई, फोकस दूरी। जब भी आप रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में बेटा परावर्तन में इमेज बनाने जाएंगे, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, सो इन सब के बारे में पता होना चाहिए। यदि नहीं पता होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस हिस्से से हम इसे समझ सकते हैं, जैसे हम देख रहे हैं कि ये द्वारक है भाई, है ना। फिर P हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारे दर्पण पर ही क्या हो जाएगा भाई, पोल हो जाएगा। C हमारी वक्रता त्रिज्या है, P से C तक हमारा क्या हो जाएगी, ये वक्रता केंद्र है, और P से C तक वक्रता त्रिज्या है, ये मुख्य अक्ष होगा। F हमारा फोकस या फोकस बिंदु, P से F तक हमारी फोकस दूरी होगी। क्लियर। अब बात आती है कि मैम हम कैसे इमेजेस बनाना सीखेंगे, तो बेटा ध्यान से सुनिएगा। शॉर्ट में बता रही हूँ कि वस्तु अनंत पर होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो आप देख सकते हैं कहाँ बनेगा। अगर वस्तु कहाँ पर होगी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर वस्तु कहाँ होगी, वक्रता केंद्र पर, तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, तो ये वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। इसी के साथ अगर वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में है, तो फिर वस्तु का प्रतिबिंब C से परे बनेगा। फोकस पर है तो अनंत पर बनेगा, और सबसे लास्ट में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में है, तो ये दर्पण के पीछे अनंत या तथा ध्रुव के बीच में बनेगा। दैट्स इट। आई होप आपको पूरी इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई हो, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं। सेशन को लाइक जरूर करिएगा और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा आपके सारे ही दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी क्विक रिवीजन करने का मौका मिले। सो थैंक यू क्लास।